हेलो साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ गया है और हमारा एग्ज़ाम डेट है 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि लास्ट दिसंबर तक चलेगा। तो रेलवे में ग्रुप डी में समझिए कि साइंस का बहुत बड़ा रोल है। 25 क्वेश्चन आपके साइंस से रहेंगे और 25 क्वेश्चन में बायो से ही लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोग रेलवे के यूथ कंपटीशन का साइंस बुक पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इस बुक से आप लोग अगर साइंस कवर कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें पूरा साइंस का कलेक्शन दिया गया है। इसमें अभी तक जितने भी साइंस के क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन आपको इस बुक में दिए गए हैं। और इसमें लगभग बायो के लगभग 2000 क्वेश्चन हैं और 2000 क्वेश्चन में 5 एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। लगभग आपको समझ लीजिए इसमें 10,000 क्वेश्चन बायो के तैयार हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको पढ़ते हैं। देखिए, दिया गया है 14,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 14,000 तो टोटल क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है और प्रत्येक एक क्वेश्चन में, एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन में 5,000 प्रत्येक क्वेश्चन में जो है 5 एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। टोटल 10,000 एक तो बायो से हो जाएंगे, फिर आपको फिजिक्स से क्वेश्चन हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री से क्वेश्चन हो जाएगा। तभी हम लोग सिर्फ बायो पढ़ेंगे, फिर बायो पढ़ने के बाद फिर फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, कोश का सिद्धांत, जंतु कोश का, पादप कोश का उत्तक, ये सब चैप्टर हैं। इसको हम लोग प्रत्येक डे कवर करेंगे, इतने सारे चैप्टर। चलिए फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। अगर आप लोगों के पास कोई भी थ्योरी का बुक है तो एक दिन पहले प्रत्येक चैप्टर को पढ़ के आएंगे, उसके बाद यहाँ हम लोग पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ऐसे आप कहीं से नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्या कहते हैं, इसमें दिया गया है जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। तो अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसका काम है वंशानुक्रम बताना। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है, अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल है। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बेस्टन द्वारा 1906 में किया गया। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो बेस्टन ने किया। और इसके जनक कौन है? तो मेंडल हैं इसके जनक। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते हैं। कौन कौन से गुण संचारित होते हैं? जैसे आपका हाइट हो गया, आपका साउंड हो गया, आपको बोलने का जो साउंड होता है, आपका बाल का कलर हो गया, त्वचा का कलर हो गया, त्वचा का रंग हो गया। ये सब आनुवांशिक तौर पर प्रत्येक व्यक्ति के ट्रांसफर होते जाता है। इसके कारण अनुवांशिक गुण के कारण होता है। जीवों में इन मूल गुणों का संभरण आनुवांशिकता कहलाता है। इसी कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। सब्जियों, फलों और फूलों की खेती को क्या कहा जाता है? साइंस के भाषा में हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। चलिए हॉर्टिकल्चर के बारे में कुछ जान लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट इसके हैं। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में फूल, फल और सब्जी को के उगाने से लेकर उसका व्यापार कैसे बेचना है उसका भी अध्ययन हॉर्टिकल्चर ही कहलाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक
विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग फल, सब्जी, अनाज तथा अखाद्य फूल और पौधों के रूप में जाना जाता है, यानी खाद्य और अखाद्य पदार्थों के रूप में भी इसको जाना जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को डॉट डॉट कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थ के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। सीरोलॉजी किसको कहते हैं? सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थ, तरल का मतलब होता है द्रव, द्रव पदार्थ के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान एवं और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहा जाता है। रोग के निदान और पहचान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण कोशिका पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर देखिए, एक कोशिका हो गया, इसके अंदर एक केंद्रक हो गया, और केंद्रक के बाहर जो ये सब पदार्थ होता है, ये सब कोशिका द्रव में ही, जितने भी कोशिकांग होते हैं, कोशिका में जो केंद्रक को छोड़कर जितने भी अंग उपस्थित होते हैं, सब जो है कोशिका द्रव में ही होता है। इसमें दिया है यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ होता है। कोशिका द्रव कैसा होता है? रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल द्रव होता है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। विट्रीकल्चर क्या है? विट्रीकल्चर क्या है? इसमें दिया गया है विट्रीकल्चर क्या है। तो विट्रीकल्चर, अंगूर की खेती को विट्रीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को विट्रीकल्चर कहा जाता है। विट्रीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन, शिलालेख का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। शिलालेख लिखवाना शुरू कौन किया था? तो अशोक ने। अशोक के शिलालेख महत्वपूर्ण में है, इसी ने शुरू किया था शिलालेख लिखवाना। ऑस्टियोलॉजी, कंकाल का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। एपिग्राफी, शिलालेख का अध्ययन को कहा जाता है। कार्टोग्राफी, मानचित्र के अध्ययन को कहते हैं। न्यूमिस्टेमिक, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक, सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन को कहा जाता है। हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन को कहा जाता है। सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्थेमोलॉजी आँख का चिकित्सीय अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन है। मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षी के अध्ययन को किसमें किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों के बारे में हम लोग जानते हैं। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेशम की खेती से संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम की खेती को सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन का अध्ययन है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन का, सेरीकल्चर रेशम पालन का, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का, और एल्विकल्चर पक्षी पालन का अध्ययन है। एल्विकल्चर किसका है? पक्षी पालन का। एपीकल्चर किसका है? मधुमक्खी पालन का। पिसीकल्चर किसका है? मत्स्य पालन का। सेरीकल्चर किसका है? रेशम कीट पालन का अध्ययन है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट के पालन से संबंधित है। देखिए अभी ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ रिपीट भी हो गया, क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के
जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इथियोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इथियोलॉजी करता है। इटियोलॉजी लोगों के इटियोलॉजी रोगों के कारणों का अध्ययन वाला शास्त्र है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी में। इथोलॉजी में पशु व्यवहार एवं जैविक अध्ययन किया जाता है। इथनोलॉजी में मानव जाति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इथनोलॉजी में मानव जाति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का अध्ययन किया जाता है। एंटेमोलॉजी किसका अध्ययन है? कीटों का अध्ययन। इसको बार बार ध्यान रखेंगे, एंटेमोलॉजी को। कीटों का अध्ययन है एंटोमोलॉजी। हीमेटोलॉजी का अध्ययन डॉट डॉट से संबंधित है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन। कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन। वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। आकार की हिंदी नाम है मॉर्फोलॉजी का। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी हम लोग देख लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी के अंतर्गत पुरातत्व संबंधी अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित, यानी समझिए प्रजनन से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है एंड्रोलॉजी में। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी का। अभी देखें हम लोग एंथ्रोपोलॉजी के बारे में ऊपर। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो एंथ्रोपोलॉजी का है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन है। अनुवांशिकी इसमें अनुवांशिकता, जीवों की विभिन्नता और जीवों की विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। क्रमागत उन्नति, क्रम विकास, अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन क्रमागत उन्नति कहलाता है। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधों विरोध करते हैं, संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। फाइटोपैथोलॉजी पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन
मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बी एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी के तहत जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन या प्रजनन की जो समस्या है, रोग होता है, उसका अध्ययन एंड्रोलॉजी के तहत किया जाता है। एग्रोबायोलॉजी, इसमें कृषि में पौधों के का पोषण या जीवन का अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी के अंतर्गत लिगामेंट का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित है? तो कौन है? एंड्रोलॉजी। अभी हम लोग पढ़े कि पुरुषों के प्रजनन या बांझपन संबंधी समस्याओं का अध्ययन किस में किया जाता है? एंड्रोलॉजी में। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन एवं यौन रोग का अध्ययन है। इसको याद रखेंगे, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। बाइकोलॉजी प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधी का अध्ययन है। स्टाकोलॉजी क्रेफिश का अध्ययन है। डेस्मोलॉजी शरीर रचना के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन है। डेस्मोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार एवं अध्ययन से संबंधित है? तो यकृत के उपचार के लिए हेप्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्न्याशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी अल्सर का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी के अंतर्गत जेरिएट्रिक्स बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन जेरिएट्रिक्स के अंतर्गत किया जाता है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 में कार्ल लिनियस ने सिस्टीमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। नोथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन है। शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी शरीर रचना एवं शरीर के चीर-फाड़ का अध्ययन एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। सर्व विज्ञान यानी लिम्नोलॉजी नदियों, झीलों, तालाब, जल, अर्धभूमि और जो समुद्र से अलग है उनका अध्ययन क्या कहलाता है? सरोलॉजी। सरोलॉजी के अंतर्गत समझिए कि जितने भी पानी वाले क्षेत्र जैसे नदी हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, जल हो गया, जलप्रपात हो गया, आर्द्रभूमि हो गया, इसमें समुद्र नहीं आता। समुद्र को छोड़कर जितने भी पानी वाले क्षेत्र उसका अध्ययन सरोलॉजी या लिम्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवरों का अध्ययन है और मनुष्य भी जंतु विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। मनुष्य भी जंतु विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। इसको याद रखेंगे। जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटेमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों एवं जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों
के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। यानी माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों एवं जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। डॉट डॉट तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डॉट डॉट तत्वों, मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? कौन मकड़ियों का अध्ययन? अर्नोकोलॉजी। अकर्नोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन है। अकर्नोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास का अध्ययन है। एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन है। एपिकोलॉजी मधुमक्खी का अध्ययन है। साइक्नोलॉजी कुत्तों का अध्ययन है। साइक्नोलॉजी कुत्तों का अध्ययन है। सर्वोलॉजी का अध्ययन है। सर्वोलॉजी डॉट डॉट का अध्ययन है। तो सर्वोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। छिपकली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सर्वोलॉजी कहता है। सर्वोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटेमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी सर्पों आदि का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत सर्पों आदि का अध्ययन किया जाता है। लिखित दस्तावेज डॉट डॉट लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। एथनोग्राफी क्या है? तो एथनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। एथनोग्राफी के अंतर्गत लोगों के संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों, प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए। अन्य मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? एथनोबॉटनी के अंतर्गत वनस्पतियों और लोगों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्ह के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। प्राचीन काल के जानवर, पौधा, अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों तथा चिन्हों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत ही डायनासोर के अवशेष मिले थे, उसका अध्ययन किया गया था और बहुत से विलुप्त जानवर का अध्ययन भी जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों एवं चिन्हों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। नृप विज्ञान मानव शास्त्र
एवं मानव विज्ञान का अध्ययन है। नृविज्ञान पुरातत्व विज्ञान मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषधि विज्ञान जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है औषधि विज्ञान में। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। पोलियोंटोलॉजी डॉट के अध्ययन से संबंधित है। जीवाश्म के अध्ययन से पोलियोंटोलॉजी संबंधित है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधा का अध्ययन किया जाता है। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ चारागाह या घास चारा होता है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? कैंसर के उपचार से ऑन्कोलॉजी शब्द जुड़ा हुआ है। ऑन्कोलॉजी कैंसर संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग कहते हैं। अस्थिसुषिरता यह उम्र संबंधित विकार है। इसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना, एस्ट्रोजन स्तर में कमी के कारण इसका सामान्य कारण है। मधुमेह एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्न्याशय के बीटो कोशिका से व्यक्ति के इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। वृक्क संबंधी विफलता वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरियम कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा वृक्कीय विफलताओं का मुख्य कारण है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी में कवक कुकुरमुत्ता का राइजोप्स, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे साथियों। माइकोलॉजी डॉट के अध्ययन को कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी सपने का अध्ययन है। ओरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपने का। ओनेरियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सह संबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी जहर का अध्ययन है। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विद्या को विष विज्ञान कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से डॉट से संबंधित है। जैव विविधता से। टैक्सोनॉमी वर्गीकृत विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरली में डाली है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव किसने रखी? तो लिनियस रखे।
उनका बुक का नाम क्या है? सिस्टमा नेचर। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का भी श्रेय है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश यानी जीन को तथा दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनकी विकासवादी इतिहास और फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानक की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतु के वर्गीकरण को वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। जानवरों के उसके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। तो दूसरा चैप्टर आते हैं कोशिका सिद्धांत। संरचना एवं कार्य। कोशिका का कार्य क्या है? संरचना कैसा होता है? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल के बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है? अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली जो होता है, देखिए कोशिका हुआ, कोशिका के अंदर ये केंद्रक हो गया, ठीक है, और केंद्रक हो गया। इसके बाहर एक झिल्ली होता है। ये केंद्रक झिल्ली प्राकेंद्रीय प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। कोशिका झिल्ली तो पाया जाता है, कोशिका झिल्ली होता है, एक कोशिका के बाहर होता है, एक कोशिका झिल्ली पाया जाता है, लेकिन ये केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश प्राकेंद्रीय यानी प्रोकैरियोटिक मौजूद नहीं होते हैं, उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत की एक झिल्ली है जो केंद्रक के चारों ओर से घेरे रहती है, जिसमें बाहरी झिल्ली अंतःप्राद्रवी जालिका से जुड़ी होती है जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी, जो कि कोशिका के नियंत्रण का केंद्र है। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कौन की था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। कैसा कोशिका था? ये मृत कोशिका था। ये कोशिका जो था ये मृत कोशिका था। ये कोशिका मृत कोशिका था। जीवित कोशिका की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। जीवित कोशिका की खोज किसमें किया था? बैक्टीरिया की खोज किया था। बैक्टीरिया। जीवित कोशिका कौन है? बैक्टीरिया है, यानी जीवाणु अक्षर पर आप लोग नहीं जाएंगे, जो मुंह से बोल रहे हैं शब्द याद रखेंगे। जीवित कोशिका कौन है? बैक्टीरिया है। इसकी खोज लीवेनहॉक ने की थी। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ये ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन
के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक, ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखिए, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं शरीर से, नाक से जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस में ऑक्सीजन और बहुत सारे गैस होता है, तो हमारा शरीर जो है ऑक्सीजन अपना ले लेता है। ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6 के साथ ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, और ऑक्सीजन मिलता है तो इससे जो है CO2 प्लस ऊर्जा बाहर निकलता है, CO2 प्लस ऊर्जा निकलता है। ठीक है, चलिए, और ग्लूकोज का भी विघटन H2O में होता है। ठीक है, मानव कोशिका में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होता है? तो ऊर्जा की मुद्रा को हम लोग ATP में मापते हैं। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, देखिए, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है, नहीं ATP को ऊर्जा की करेंसी कहा जाता है। ATP एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है। ATP क्या होता है? एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है। यह जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है। ATP जो एक जीवित कोशिकाओं के कई प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया चलाने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे कि आवेग प्रसार, मांसपेशियों का संकुचन, रासायनिक संश्लेषण के लिए ऊर्जा कौन देता है? ऊर्जा ATP के रूप में शरीर को मिलता है। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक एंजाइम पाए जाते हैं, यानी अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का pH मान 4.5 से 5 तक होता है, यानी 4.5 से 5 तक होता है। कोशिका में 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज 3 कार्बन अणु वाले अनुपाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होता है? तो कोशिका द्रव में विखंडन की प्रक्रिया होता है। कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन अणु वाले अनुपाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। कोशिका द्रव एक जैली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्न अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम etc। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या है? तो 50 और 30 है। उप इकाई संरचना 50 और 30 है। अब प्रोकैरियोटिक की संरचना पर देखेंगे तो 70S प्रकार की इसके संरचना होता है, जिसमें 10 कॉमन होता है, यानी कि इस तरह से संरचना होता है और इस तरह से संरचना होता है। इसमें देखिए, ऊपर के भाग 30 होता है, ये भाग 50 होता है, और जो यहाँ पर है 10 कॉमन होता है, जिसके कारण 30-50 टोटल 70 ही होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 उप इकाइयाँ 50 और 70 50S और 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। जो अभी आपको बताया कि 10 कॉमन होता है, जिसके कारण 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है?
तो राइबोसोम के ऊपर होता है। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो खुरदरी RER में खुरदरी अंतःप्राद्रवी जालिका में राइबोसोम पाया जाता है, जो कि प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। प्राकेंद्रीय कोशिका की कुछ विशेषता का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी। प्राकेंद्रीय कोशिका की प्रमुख विशेषता ये है कि अत्यधिक छोटे आकार की एकल गुणसूत्रीय होती है। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। प्राकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाई जाती। यानी कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है। जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इस प्रक्रिया में 30.5 के मोल ऊर्जा की मुक्त होती है। संश्लेषित अणु एटीपी का उपयोग कोशिका में अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में एटीपी टूट जाता है, जो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है, जो कि कोशिका में होने वाली ऊष्मा संशोषी अभिक्रिया को चला सकता है। इस प्रकार जब पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो 30.5 के मोल के बराबर ऊर्जा निकलती है। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? अंतःप्राद्रवी जालिका, अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, सुकेंद्रक कोशिकाओं में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इनका प्रमुख कार्य विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करना होता है। अंतःद्रवी जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। अंतःद्रवी जालिका किसके समान होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसको कहा जाता है? देखिए, एक कोशिका हो गया, और कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होता है ये दोहरी आवरण का कोशिका झिल्ली होता है। तो इसमें देखिए इस तरह से होता है, दोहरी आवरण का कोशिका झिल्ली होता है। तो बाहरी वाले को तो कोशिका झिल्ली कहा जाता है, बाहरी वाले आवरण को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। लेकिन ये अंदर वाले भाग हैं, इसको प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। दोनों का नाम हालांकि एक ही है, लेकिन अगर बांटते हैं तो प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली इसी तरह से होता है। क्या क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन को। निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? सल्की उपकला में। सल्की उपकला उत्तक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह उत्तक रक्तवाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायुकेश में पाया जाता है। यह विसरण सीमा का कार्य करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? डी, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, यही एक कथन गलत है। बाकी किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये भी बात सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का
विघटन होता है। श्वसन के प्रथम चरण में क्या होता है, ग्लूकोज का विघटन होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है, जबकि पायरुवेट का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? औषधियों एवं विषों का निराविषीकरण किया जाता है। कशेरुकी प्राणियों जीवों के यकृत कोशिकाओं में SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक पदार्थ स्रावित होता है तथा एक चिकनी झिल्लीनुमा परत पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य औषधियों और विषों का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीचे दिए गए चित्र ए और बी में दो प्रकार के कोशिका विभाजन को दर्शाया गया है। इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? कोशिका विभाजन के प्रकार क्या हैं? कोशिका विभाजन बी कब और कहाँ होता है? कब और कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी। एक नंबर में ए समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन। दोनों में युग्मकों के निर्माण के लिए जन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए पिक्चर दिया गया है। कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? राइबोसोम को। राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम RNA और प्रोटीन दोनों से बनी एक अंतर कोशिकीय रचना है। यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। इसकी खोज 1857 में अल्बर्ट वान कोलिकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम यह एक झिल्ली आबंध कोशिकांग है जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका और परिपक्व RBC को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। अतः प्रारंभिक जालिका के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइम का निर्माण होता है। यह चारों ओर की झिल्ली का निर्माण गोल्गी का द्वारा होता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। इस कारण लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम
लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि उनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम जमा होते हैं। इन एंजाइम का उपयोग कोशिका में जटिल अणुओं को पचाने के लिए किया जाता है। लाइसोसोम न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, वसा और प्रोटीन को पचाने में सक्षम है। उनके साथ साथ लाइसोसोम भी अपने स्वयं के एंजाइम द्वारा अपनी स्वयं की कोशिकाओं को पचाते हैं या क्षति पहुंचाते हैं, जिससे जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इस प्रक्रिया को ऑटोलिसिस कहा जाता है। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? विषाणुओं पर स्लाइडेन स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत कवक, जंतु, शैवाल पर लागू होता है, परंतु विषाणुओं पर यह लागू नहीं होता है। चलिए इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आपको हम रख देते हैं एक कलर। एक कलर कैसा रहेगा? हाँ, एक कलर अच्छा है। चलिए इस कलर से देखते हैं। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? कर्क का निरीक्षण करते हुए रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किया गया था। कब किया गया था? 1665 में। किस प्रकार की कोशिका खोज किया गया था? तो मृत कोशिका की खोज किया गया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में किया गया। इन्हें कर्क के स्लाइस का समान आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्हें कर्क की पतली स्लाइड ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। केंद्रक कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव कहा जाता है। कोशिका जीवों के आधार पर भूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है तथा प्रायः इसमें स्वजन की क्षमता होती है। कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव तथा केंद्रक से मिलकर होता है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव एक जेली जैसी पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संघटक कोशिकांग या कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। केंद्रक कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म को ही हिंदी में कोशिका द्रव कहा जाता है। द्रव कहा जाता है। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसी द्रव होता है जो डॉट डॉट में मौजूद होता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है। देखिए साइटोप्लाज्म यानी पूछ रहा है कोशिका द्रव के बारे में। तो ये हो गया केंद्रक हमारा और ये हो गया कोशिका झिल्ली। एक केंद्रक हो गया, एक कोशिका झिल्ली हो गया। कोशिका हो गया झिल्ली, ये हो गया केंद्रक। और ये भाग पर जो है इस पूरे भाग में कोशिका द्रव पाया जाता है। सब जो है कोशिका द्रव पाया जाता है। इसी के अंदर लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, आपसे बता दें कि अंतःपरादेवी जल का यानी
SER, ER, राइबोसोम सब इसी के अंतर्गत कोशिका द्रव के अंतर्गत आता है, पाया जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोसिस कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया प्लाज्मोसिस कहा जाता है। जीव द्रव कुंचन कहते हैं इसको। डॉट डॉट कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है तथा इसका निर्माण एटीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट के संयोग से होता है। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। जीवाणु और नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को के वातावरण से अलग करता है? तो ये हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है। यह कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। इवेक्टोरियन प्लेट या कोशिका के केंद्रक इवेक्टोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस में के किस चरण का गठन करता है? मेटाफेज का। मेटाफेज का गठन करता है। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इन इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं। धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है। अलग किए गए क्रोमेटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ए कोशिका। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य एवं अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधे का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। बिना कोशिका के किसी भी जीव का जीवन असंभव है। अमीबा से लेकर विशालकाय प्राणियों में भी कोशिका पाया जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई यानी यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? तो कोशिका है। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन, पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग उत्तरदायी है? गोल्जिकाय। गोल्जिकाय उत्तरदायी हैं। पुटिकाओं में प्रोटीन एवं लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए गोल्जिकाय नामक कोशिकांग उत्तरदायी होता है। यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थों के संग्रह एवं परिवहन में सहायक होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डिवे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्न्याशय, यकृत, मस्तिष्क तथा गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम सूक्ष्म, गोल, इकहरी दोहरी झिल्ली से घिरी तथा पाचक एंजाइमों से भरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी कार्यों का भक्षण व पाचन करना है। इसे आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग भी कहा जाता है लाइसोसोम को। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम की। क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसलिए इसको ध्यान ही रख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक एंड शेयर भी अपने दोस्तों को करते रहेंगे। लाइसोसोम की खोज क्रिस्टिन डी डवे ने 1955 में की थी। बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाई जाती है। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत छोटा होता है, थैली जैसी होता है। इसमें एंजाइम होता है। इसमें जीव द्रव्य को घुला देने तथा नष्ट कर देने की क्षमता होती रहती है। कोशिकीय उपापचय के व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है एवं इसमें मौजूद एंजाइम अपनी कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके कारण कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः इसे आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग भी कहा जाता है। राइबोसोम डॉट डॉट से बनते हैं। राइबोसोम लिपिड से प्रोटीन से बनता है। राइबोसोम किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतःप्राद्रवी जालिका से जुड़े रहते हैं। ये हरित लवक केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे। जे.ई. पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारदर्शी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है। इसलिए जीव द्रव्य के जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। डॉट डॉट कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य पाचन करना होता है। यह मृत कोशिकाओं का निष्कासन करता है, अर्थात अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। लाइसोसोम यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं, साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेन किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को भी क्लांत करता है? लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में रिक्तियां पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन असत्य है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर जान लेते हैं।
पादप कोशिका आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ा होता है। जंतु कोशिका आकार में पादप कोशिका से छोटा होता है। इसका जो है निर्माण सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। किसमें? पादप कोशिका में। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। पादप में रसधानी रिक्तिकी बड़ी होती है। जंतु कोशिका में रसधानी रिक्तिका बहुत छोटी होती है या अस्थायी होती है। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत के अवशोषण वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस ले जाता है? डी. लसिका। लसिका एक रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहता है। इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट होता है जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का संवहन करती है। यह आंत में उपस्थित लैक्टिकल वसा को अवशोषित करती है तथा आंतरिक द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाती है। निम्नलिखित में से अर्ध गुणसूत्र के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्ध गुणसूत्र के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। यह निम्न दो चरणों में संपन्न होता है: अर्धसूत्री और अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह गई है। अर्धसूत्री में जिनको भी भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है, इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को। सेंटर को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक ही कोशिका की क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। यहाँ पूछ रहा है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो यहाँ पर नाभिक हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग क्या हो जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग हो जाएगा। लेकिन एक नंबर में पूछेगा सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, तो नाभिक। और दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसको याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका द्रव का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम को। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुक्त पाया जाता है। इसकी खोज 1955 में डी डुबे ने की थी। इसका प्रमुख कार्य कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन है। भोजन की कमी के कारण लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है।
शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण विभाजन का प्रयोग किया जाता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कई कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिका बनाती है। एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा है? न्यूरॉन। जानवरों के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित है, एक उत्तेजित कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और विशेष विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता, जिससे इसके नष्ट होने का दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? जल। सेल के सजीवों में शरीर की रचना और क्रियात्मक इकाई है। सेल सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला है केंद्रक एवं केंद्रिका, जीव द्रव, गोल्जिकाएं, कणाभ सूत्र, अंतः द्रव जालिका, गुणसूत्र, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लवक। जीव द्रव में जल की मात्रा लगभग 80%, प्रोटीन की मात्रा 15%, वसा 3%, कार्बोहाइड्रेट 1%, अकार्बनिक लवण 1% होता है। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? विषाणु पर लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? तो विषाणु पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। स्लाइडेन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यद्यपि इसका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा है कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इन्होंने स्लाइडेन तथा स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। सजीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती हैं। अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायराइड, प्रोशंक पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। डीएनए में गुणसूत्र पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। यानी 3 के ए, 2 के बी और 1 के सी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, डीएनए, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस। कोशिका का कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका केंद्र में कोशिका के अधिकांश आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, जो कि क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन जैसे प्रोटीन की एक विशाल विविधता के साथ लंबे रैखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। इन गुणसूत्रों के भीतर जीन कोशिकाओं के परमाणु, जीनोम और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से संरक्षित है। नाभिक जीवन की अखंडता बनाए रखता है
और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसलिए नाभिक सेल का नियंत्रण केंद्र है। समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। मेटाफेज। सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं के अंतर्गत सभी जीवित कायिक कोशिकाओं में होता है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है एवं बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पौधों में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभज्योतक कोशिकाओं में होता है। यह कोशिका जड़ एवं तने के शीर्ष पर स्थित होती है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया में मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। अब पादप कोशिका को हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रेलवे साइंस के लिए कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम RRB 2024 में जितने भी प्रश्न आए हैं साइंस के, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में पर डे के हिसाब से ख़त्म कराए जाएंगे। और ये सीरीज रेलवे ग्रुप डी को टारगेट देखते हुए बनाया जा रहा है। तो आप अगर रेलवे की तैयारी करते हैं या बिहार SSC 10+2 की भी तैयारी करते हैं, अब बिहार CGL की भी तैयारी करते हैं, CGL 4 की भी तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है कि CGL 4 और 10+2 में भी 25 क्वेश्चन साइंस का रहेगा, ठीक है। और ये अच्छे लेवल के साइंस रहते हैं, तो जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं आप यहाँ से बना लेंगे तो फिर आगे जो है आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।